हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में समझ लिया था, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वो कंपाउंड्स कौन कौन से केमिकल रिएक्टिविटी है, अलग अलग कंपाउंड के साथ केमिकल रिएक्टिविटी जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हेलोजन, इन सब के साथ हमने समझ लिया था। लास्ट टाइम हमने लिखा था कि उसमें आपका यहाँ पर बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, देखो यहाँ पर मैं आपको लिखाना चाहता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ सच मेटल कंपाउंड अकॉर्डिंग टू stability of such metal compound according to stability of such metal compound, मतलब उस मेटल के कंपाउंड की स्टेबिलिटी होने की वजह से आपके इन मेटल के कंपाउंड की स्टेबिलिटी ऑफ सच मेटल कंपाउंड इंक्रीज डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब मैंने आपको ऑर्डर लिखाया था फजान रूल के हिसाब से, तो वही वाला है डाउनवर्ड टू द ग्रुप, मतलब ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी इसकी एनहांस होगी, मतलब इंक्रीज कर जाएगी स्टेबिलिटी ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन। और स्टेबलाइजेशन का रीजन हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी का रीजन हम क्या बोलेंगे, स्टेबिलिटी का रीजन हम बोल सकते हैं बिगर एनायन एंड बिगर कैटायन, मतलब बिगर एनायन और बिगर कैटायन आपके साथ में रहेंगे तो आपके कंपाउंड क्या बनेंगे बच्चों, स्टेबल बनेंगे। ऐसा भी हम लोग एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका स्टेबलाइज करता है, बिगर एनायन बिगर कैटायन को स्टेबलाइज करेगा, बिगर कैटायन बिगर एनायन को स्टेबलाइज करेगा। अब देखो स्टेबिलिटी होने की वजह से देखो लिथियम कार्बोनेट आपका हीट देने पर सबसे ज्यादा लेस स्टेबल होता है, तो ये Li2O और CO2 में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूं Na2CO3 में अगर मैंने इसको हीट दिया तो नो रिएक्शन, तो ये हीटिंग पर आपका डिसोसिएट नहीं होगा, हीटिंग पर आपका ये क्या नहीं होगा बच्चों, डिसोसिएट नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर LiNO3, मतलब यहां पर K2CO3 भी आ जाएगा, K2CO3 भी लिखते हो, उसके नीचे वाले जितने भी स्टेबल है वो सारे लिख सकते हो। LiNO3 को अगर मैंने हीट दिया तो Li2O और यहां पर NO2 गैस निकलेगी, ठीक है, इस तरीके से आपका होगा। लेकिन अगर मैंने NaNO3 या फिर KNO3 को हीट किया तो आपको क्या होगा बच्चों, KNO3 के अलावा RbNO3 और CsNO3 दोनों लिख सकते हो, उसके नीचे वाले सारे, ठीक है। लिख देता हूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, RbNO3 या फिर CsNO3, ठीक है। सबका रिएक्शन सेम चीज चलेगा, सबका रिएक्शन सेम चलने वाला है, इसलिए मैं एक को बता रहा हूं। यहां पर आपका क्या बन जाएगा NaNO2, मतलब नाइट्रेट आपका नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट आपका क्या होगा, नाइट्रेट आपका नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, साथ में O2 गैस रिलीज होगा। देन फर्दर इसको मैं 800 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर पे गर्म करूंगा तो यहां पर Na2O और NO2 निकलेगा। तो आप समझ सकते हो कि आपसे पूछा जाएगा NaNO3 से कौन कौन सी गैसेस निकलती है, NO2 और O2, लेकिन लिथियम नाइट्रेट से केवल और केवल आपके NO2 गैस निकलती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बाइकार्बोनेट की, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, 3, 4, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन है, अब आप लोग बना सकते हो। रिएक्शन नंबर 5 बाइकार्बोनेट, जैसे मैंने लिथियम बाइकार्बोनेट लिया, लिथियम बाइकार्बोनेट को हीट करूंगा तो सबसे पहले Li2CO3 में कन्वर्ट होगा, साथ में आपका CO2, साथ में आपका H2O बनाएगा। देन फर्दर ये आपका हीट देने पर Li2O में कन्वर्ट होगा, CO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर KHCO3 या फिर मैं RbHCO3 की बात करूं या फिर मैं आपको बात करूं CsHCO3 की, ठीक है, इन सब की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आप लोगों को कल मैंने बताया है थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हीट, ये लोग है ना, इन लोगों को हीट देने पर क्या होगा, Na2CO3 बन जाएगा। मैं केवल Na के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, मैं केवल किसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूं बच्चों, Na के रेस्पेक्ट में, मैं केवल किसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूं बच्चों, Na के रेस्पेक्ट में। तो Na के रेस्पेक्ट में Na2CO3, CO2 और H2O बनेगा। सेम अगर मैंने केस के रेस्पेक्टिव बनाया तो यहाँ पर K2CO3, CO2 और H2O। देन फर्दर क्या ये आपका टूटेगा, नो रिएक्शन।
तो यहां पर रिएक्शन इसी स्टेप पर जाके खत्म हो जाती है, इसके आगे मूव नहीं करेगी, ये भी नहीं करेगा, ये भी मूव नहीं करेगा, ये भी मूव नहीं करेगा, केवल और केवल लिथियम की रिएक्शन इसके आगे प्रोसीड होगी। इसके आगे केवल और केवल आपकी कौन सी रिएक्शन में प्रोसीड होगी बच्चों? लिथियम की रिएक्शन। तो ये कुछ रिएक्शन थी जो आपको याद रखनी है, मगअप करनी है। कोशिश करो कि आप उसको स्टेबिलिटी ऑर्डर के साथ मगअप कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। थर्ड, अगर मैं बोलना चाहूँ सेवंथ रिएक्शन, जैसे Li2SO4 की रिएक्शन, अगर मैंने इसको हीट किया तो यहां पर Li, ठीक है, यहां पर Li2O बन जाएगा और साथ में SO3 गैस रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहां पर बात किया Na2SO4 की, या फिर मैंने बात किया यहां पर K2SO4 की, और साथ में मैंने अगर बात किया Rb2SO4 की, किसकी बात किया? Rb2SO4 की, और या फिर मैंने CS2SO4 की बात किया, तो ये इनको हीट देने पर ये तुरंत आपका Na2SO3 में कन्वर्ट होंगे और साथ में O2 गैस को रिलीज करेंगे, ना ही ये फर्दर इतना डिसोसिएट नहीं होंगे। तो अभी तो फिलहाल के लिए आपको इस रिएक्शन को याद ना रखो तो वो ज्यादा बेटर है, मैं एंड में आपको इसका ट्रिक्स बता दूंगा। लेकिन आप कुछ रिएक्शन है, सल्फेट वाली रिएक्शन कम आती है, आप इस रिएक्शनों को ज्यादा ध्यान रखो, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शनों को आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन घुमा के कहीं पे भी पूछ लिया जाता है। चलो, ये तो था हमारा किसके बारे में बच्चों? रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। जितनी भी रिएक्शन थी मैंने आपको बता दी है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, मोर प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। रिएक्शन की प्रैक्टिस कैसे करनी होती है? रिएक्शन की प्रैक्टिस करने का एक ही सिंपल तरीका है बच्चों, जितना ज्यादा आप लोग रिएक्शन को रीड करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को रिएक्शन याद हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन को प्रैक्टिस करने का एक सिंपल तरीका, ज्यादा आपको इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों फर्स्ट ए मेटल के, फर्स्ट ए ग्रुप के कंपाउंड, ठीक है। एक एक करके समझते हैं। यहां पर देख लेते हैं, एक एक करके समझते हैं बच्चों फर्स्ट ए ग्रुप के कंपाउंड्स के बारे में हम लोग। तो देखते हैं Na एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Na एंड इट्स कंपाउंड यही आपके सिलेबस में है, आपको इसी को बार बार रीड करना चाहिए, मगअप कर लेना चाहिए बच्चों। ये काफी इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो Na एंड इट्स कंपाउंड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास है यहां पर कौन कौन से कंपाउंड होंगे? पहला होगा NaCl, ठीक है। NaCl को हम क्या बोलेंगे बच्चों? NaCl को हम क्या बोलेंगे? टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलेंगे। और साथ में हम क्या बोलेंगे बच्चों? NaCl के अलावा इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। 2 मिनट, कॉमन सॉल्ट भी बोलेंगे बच्चों, ठीक है। ये इसका नाम है, टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट, ठीक है। या फिर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नाम तो आप जानते हैं, या फिर सोडियम क्लोराइड। इसका जनरली जो केमिकल नेम है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। इस सब को आप अच्छे से जानते हो। पहला प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड क्या होगा बच्चों? बाय, सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड बाय इवोपरेशन ऑफ सी वाटर, बाय इवोपरेशन ऑफ सी वाटर। सी वाटर को इवोपरेट करके हम इसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं सी वाटर को इवोपरेट करके? देखो यहां पर सी वाटर में 2.5 to 2.9% आपका NaCl होता है। 2.5 to 2.9% आपका क्या होता है बच्चों? NaCl होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, इवोपरेशन करके हम निकालते। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? इसमें क्रूड NaCl, क्रूड NaCl, क्रूड NaCl का मतलब जो आपका NaCl आएगा उसमें कई सारे कंपाउंड होंगे। कौन कौन से होंगे? आपके Na2SO4 होंगे, CaSO4 होंगे उसके अंदर प्रेजेंट, ठीक है। जो आपके जनरली सी वाटर में मिलेंगे उसमें आपके इम्प्योरिटी प्रेजेंस होगी। यहाँ पर आपके MgCl2 प्रेजेंट होगा एंड CaCl2। ये सारे आपके क्या प्रेजेंस होंगे बच्चों? इम्प्योरिटी। हमें यहाँ पर प्योर नहीं मिलेगा, इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी।
अब क्या होगा कि क्रूड NaCl को मैं क्या करूंगा बच्चों, क्रूड NaCl को मैं सिंपली सबसे पहले वाटर में मिलाऊंगा। किस में मिलाऊंगा? वाटर में। समझना इसको, मैं वाटर में मिलाऊंगा तो वाटर में क्या होगा, NaCl आपका सॉल्युबल होगा, इंप्योरिटीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, इंप्योरिटीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इंप्योरिटी आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। जब आपका इंप्योरिटी वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा तो केवल और केवल NaCl आपका वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर NaCl जैसे ही आपका वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा तो यहाँ पर फिल्ट्रेट के थ्रू हम क्या निकाल लेंगे, फिल्ट्रेट के थ्रू मैं इंप्योरिटी निकाल लूंगा, फिल्ट्रेट के थ्रू मैं इंप्योरिटी निकालूंगा। देन आफ्टर इसकी रिएक्शन HCl के साथ करा दूंगा या मैं हीट कर दूंगा, HCl के साथ करा दूंगा, HCl गैस के साथ। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl आपका बन जाएगा सॉलिड। ठीक है, जो कि आपका कौन सा फॉर्म होगा, प्योर फॉर्म। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस रिएक्शन को आपको ध्यान रखना है, क्रूड NaCl। अब देखो यहां पर जो इंप्योरिटी होती है, इंप्योरिटी की प्रेजेंस होने की वजह से इसका नेचर डाइलिक्विसेंट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों इसका नेचर, डाइलिक्विसेंट मटेरियल। ये NaCl क्रूड ऑयल आपका क्या होता है, डाइलिक्विसेंट होता है बच्चों। डाइलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर वाटर से एटमॉस्फेयर मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। मतलब एटमॉस्फेयर मॉइस्चर से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन में बताया वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर से आपका क्या कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वाटर एब्जॉर्बर टेंडेंसी किसमें होती है, डाइलिक्विसेंट मटेरियल में, जो कि आपका क्रूड NaCl में होती है, प्योर NaCl में नहीं होती। ठीक है, तो इस चीजों को आप लोगों को एक बार ध्यान रखना है। इजीली एक दो बार पढ़ोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब NaCl समझना, यहां पर NaCl आपका NaCl की रिएक्शन अगर मैं वाटर के अंदर कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, Na+ और Cl-। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर बोलेंगे कि यह आपका क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। जैसे ही मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व करूंगा, ये भी आपका एक्वस, ये भी आपका एक्वस, तो यहां पर क्या होगा, NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। NaCl एक टाइप का क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, जब आपका NaCl एक टाइप का न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो क्या होगा बच्चों, इसमें समझना ध्यान से, यहां पर NaCl वाटर में अच्छे से सॉल्युबल होगा। solubility of NaCl does not depend upon temperature, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl आपका कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का एक ही रीजन है। आप सिंपल देखो ना, आप अगर किचन से टेबल स्पून लेके आओगे, उसको आप किसी भी टेम्परेचर पे, ठंडे टेम्परेचर पे रख के उसको स्टेयर करो, वो सॉल्युबल होगा। चाहे उसको गर्म मतलब गर्मी में रख के स्टेयर करो, तब भी वो सॉल्युबल होगा। तो ये इतना टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl आपका क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, अब यहां पर NaCl का काम क्या होता है, NaCl हमारे we use NaCl as a diet under the name of टेबल सॉल्ट के नाम से हम इसको अपने डाइट में लेते हैं बच्चों। बस इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, बस इतना ही आपको NaCl में पढ़ना है बच्चों। इतना ही आप लोगों को NaCl में पढ़ना है। अब हम देखते हैं बच्चों NaOH के बारे में समझते हैं। NaOH अगला जो कंपाउंड है NaOH, उसको आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। देखो NaOH का प्रिपरेशन मेथड आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में।
9th या 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो उसी को बारे में हम समझते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। NaOH काफी इंपॉर्टेंट है। NaOH आपका क्या होता है? कॉस्टिक सोडा। इसको हम कॉस्टिक सोडा क्यों बोलते हैं? सबसे पहला रीजन ये है, इसको हम कॉस्टिक सोडा क्यों बोलते हैं? रीजन इसके पीछे क्या होगा? देखो, अब देखो, NaOH प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन। सबसे पहला NaOH प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन। मतलब स्किन पे क्या क्रिएट करेगा बच्चों? ये आपका बर्निंग सेंसेशन। मतलब जैसे स्किन आपका क्या लगेगा बेटा? बर्न हो रहा है। क्या करेगा? इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट ब्रेक्स। ये आपको क्या कर देगा? बिकॉज इट ब्रेक्स द प्रोटीन ऑन स्किन। मतलब स्किन के प्रोटीन को, बिकॉज इट ब्रेक प्रोटीन ऑफ स्किन, स्किन के प्रोटीन को ब्रेक करने लग जाता है। इसलिए आपका NaOH क्या क्रिएट करता है बच्चों? बर्निंग सेंसेशन। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, काफी इजी है। नेक्स्ट पॉइंट, तो बर्निंग सेंसेशन हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं? we use सोडा लाइम। एक्चुअली हम क्या यूज करते हैं बच्चों? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? NaOH और CaOH का होल ट्वाइस का इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब जानते हो? इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब यह होता है कि इक्वल अमाउंट के मोल होने चाहिए। मोलर का मतलब होता है मोल, ठीक है। मोलर का मतलब आपका मास अपॉन एन। देखो, मोलर मतलब क्या होगा? मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय मोल, दैट इज कॉल्ड मोलर, ठीक है। पर मोल में मास कितना है? तो इसमें इक्विमोलर मिक्सचर हम ऐड करते हैं 1:1 के रेश में करें, या फिर 2:2 में करें। 2:3 नहीं होता है। अगर मैंने कहीं लिख दिया 2:3, इट्स नॉट अ इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर इज अ 1:1। 1:1 इज अ इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर यूज करेंगे, ठीक है। किसके प्लेस पे बेटा? इन द प्लेस ऑफ NaOH। अब देखो, NaOH के प्लेस पे अगर मैंने इसका यूज किया तो बर्निंग सेंसेशन डेवलप नहीं करेगा, लेकिन अगर मैंने डायरेक्टली NaOH का यूज किया तो बर्निंग सेंसेशन डेवलप करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखो कि हम क्या करते हैं इसके लिए हम ऐसा करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से इजीली पूछ सकता है और बहुत ही अच्छे से घुमा के पूछ सकता है बच्चों, आप लोग जानते हो, ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। प्रिपरेशन मेथड बहुत सारे हैं, पहला एक एक करके समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मेथड। अब देखो, इलेक्ट्रोलाइट मेथड में क्या करेंगे बच्चों? आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोलाइट मेथड। ब्राइन सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों? ब्राइन सॉल्यूशन मतलब 10% NaCl, ठीक है। 10% डाइल्यूट NaCl, ऐसा होगा आपका ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। ब्राइन सॉल्यूशन आपका ये होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर स्टील का कैथोड लेंगे और कार्बन का एनोड लेंगे, ठीक है। स्टील का कैथोड लेंगे और कार्बन का एनोड लेंगे। मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं, आप उसी से कर लो, उसी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे एक लेवल पे, ठीक है। इस चीज को ध्यान समझो। यहां पर हम स्टील का कैथोड लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका पर्टिकुलर मेथड की बात करूं तो मैं बता रहा हूं, यहां पर पर्टिकुलर मेथड की बात करूं फॉर NaCl, स्टील का कैथोड और एनोड किसका लेंगे? कार्बन का। एनोड किसका लेंगे? कार्बन का, ठीक है। इसके मैं पर्टिकुलर मेथड की बात कर रहा हूं, ना कि मैं इलेक्ट्रोलाइसिस वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। वो आप लोग निकाल भी सकते हो, लेकिन
इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन इस मेथड से हमको दो तीन चीजें सीखने को मिलेगी, लेकिन उस मेथड से हमको केवल और केवल NaCl का प्रिपरेशन सीखने को मिलेगा। मैं दोनों मेथड बताऊंगा। जब हम ये लेंगे तब क्या होगा, जब हम सिंपल करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो NaCl, जब यहां पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने NaCl के अंदर क्या क्या होगा बेटा, H2O डाइल्यूट है, तो आपका NaCl के अंदर एक Na+ होगा, एक H+ होगा, एक Cl- होगा, एक OH- होगा। ये चीजें आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ लास्ट क्लासेस में, बहुत हाइड्रोजन में भी बताया, हाइड्रोजन को बनाने का प्रिपरेशन मेथड उसमें मैंने बताया था। तो क्या होता है बच्चों कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, Cl- और OH- में से Cl- की टेंडेंसी ज्यादा होती है, लास्ट मैंने हाइड्रोजन में बताया। तो ये क्या करेगा बच्चों, 2 Cl अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा 2, और यहां पर आपका, ये मैं सिंपल मेथड बता रहा हूं, ये मैंने सिंपल वाला मेथड बता रहा हूं, उसको समझो। इसमें भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहां पर Cl2 बन जाएगा, देन आफ्टर Na और H में से कौन जाएगा, कैथोड पर जाएगा H+ जाएगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करके क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा। तो आपके एनोड पर अगर मैं सिंपली अगर डाइल्यूट NaCl का कराऊंगा तो Cl2 आपका और H2 आपका सिंपली निकल जाएगा। H2 आपका कहां निकलेगा, कैथोड पर, और Cl2 आपका कहां निकलेगा, एनोड पर। H2 आपका कहां निकलेगा, कैथोड पर, Cl2 आपका एनोड पर निकलेगा। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। H2 आपका कैथोड पर, Cl2 आपका एनोड पर। ये एक अल्टरनेटिव तरीका है जो जिसको मैं हर जगह यूज करता हूं और वो सक्सेसफुल भी है। तो अल्टरनेटिव तरीका मैंने बताया ये आपको, ठीक है। और रिमेनिंग क्या बचा सॉल्यूशन में, Na और OH बचा। रिमेनिंग सॉल्यूशन में मतलब रेजिड्यू क्या बचा, रेजिड्यू आपका बचा Na+ और OH-। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर NaOH कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल मेथड। जब हमने स्टील का कैथोड लिया और मैंने एनोड कार्बन का लिया, तब क्या होगा, तब अलग मैकेनिज्म चलने वाली है। तब क्या होगा बच्चों, तब के लिए मैं आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसमें बताते कि किसी भी आयन का एनोड पर और कैथोड पर पहुंचना आपके उसके SRP के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक आपके रेडॉक्स में भी पढ़ा होगा, किसी भी आयन का एनोड पर और कैथोड पर पहुंचना उसके किस पर डिपेंड करता है, उसके SRP पर डिपेंड करता है, लेकिन साथ साथ उसके रेट पे भी डिपेंड करता है कि कितना जल्दी रिएक्शन होगा। तो रेट पर डिपेंड वाला नहीं है, ये मैंने रेट पर डिपेंडेंसी वाला नहीं कराया, रेट पर भी डिपेंड करता है। एक्चुअली वो रेट पर किस तरीके से डिपेंड करेगा, देखो यहां पर अगर मैंने नेल्सन सेल लिया, कौन सा सेल लिया यहां पर, नेल्सन सेल, ठीक है, नेल्सन सेल लिया, तो नेल्सन सेल में रिएक्शन क्या होगी समझना। सबसे पहले एनोड पर आप लोग समझ ही गए, Cl- 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, Cl2 और 2Cl पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पर क्या होगा, कैथोड आपका किसका बना है बच्चों, स्टील का, और एनोड आपका किसका बना है बच्चों, कार्बन का। कैथोड आपका स्टील का और एनोड आपका किसका बना है बच्चों, यहां पर कार्बन का, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सिंपल समझना, सबसे पहले रिएक्शन जो नेल्सन सेल में होगी वो NaCl आपका Na+ और Cl- में ब्रेकडाउन होगा, तो Cl- आ गया। अब यहां पर Na+ आपका क्या होगा समझना ध्यान से, Na+ आपका इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करके Na बना लेगा। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर वाटर होगा, डाइल्यूट का मतलब वाटर होगा, तो NaH2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा बच्चों, NaOH बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपका H2 गैस निकल जाएगा। तो भी आपका कैथोड पर क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर क्या निकल रहा है, क्लोरीन गैस। तो ये बात तो फिर भी वैसे ही आएगी जैसा मैंने अभी बताया, होगा तो वही, लेकिन इसका तरीका अलग है। तरीका क्या अलग है, कैथोड पर हम लोग डायरेक्टली H+ को कराते थे, नहीं होता है, डायरेक्टली Na+ को Na में कन्वर्ट किया, देन इसको रिएक्शन ये हो गया नेल्सन सेल का, नेल्सन सेल में, ठीक है। ये मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब जो मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया क्या होगा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका, यहां से जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा वो Cl2 के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। Cl2 के साथ क्या कर सकता है? रिएक्शन शो कर सकता है। NaCl NaOCl, इस रिएक्शन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा पूरा रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ये आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये इसके साथ इस तरीके का रिएक्शन शो करता है। अब इसी रिएक्शन को मुझको तो NaOH ऑब्टेन करना है। अगर इसमें Cl2 के साथ रिएक्शन कर लिया तो क्या मतलब निकला? तो मुझे NaOH ऑब्टेन करने के लिए इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन को मुझे फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। और इस रिएक्शन को ब्रेक करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों? दो कंपार्टमेंट, जो नेल्सन सेल होगा उसको मैं क्या करूंगा? 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करूंगा। 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करूंगा। 2 कंपार्टमेंट में क्या कर दूंगा बच्चों? डिवाइड करूंगा। रीजन इज व्हाट? 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करने से एक कंपार्टमेंट में मेरा NaOH बनेगा, दूसरे कंपार्टमेंट में मेरा Cl बनेगा। जैसे एज एग्जांपल में बात कर लेता हूं, यहां पर मैंने 2 कंपार्टमेंट बना दिए। यहां पर मैंने एनोड बना दिया और यहां पर मैंने कैथोड बना दिया। अब ये कंपार्टमेंट का यहां पर मेरा NaOH बन चुका है और यहां पर Cl2 बन चुका है, तो ये आपस में दूर दूर है। कंपार्टमेंट के थ्रू मैंने इसको अलग कर रखा है, तभी ये आपका रिएक्शन नहीं करेगा। अगर कंपार्टमेंट नहीं होता तो आपका NaOH Cl2 के साद आपका रिएक्शन कर जाता। तो इस रिएक्शन का इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये आपका एप्लीकेशन सुटेबल क्यों नहीं है? सुटेबल नहीं होने का रीजन, आगे जो NaOH बनेगा वो Cl2 के साथ रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो ये वाला ज्यादा बेटर है, इसको आप लोग ध्यान रखो। नेल्सन सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये काफी इजी है, आप लोग इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेल के बारे में मैं आपको बताता हूं, कास्टर किल्नर सेल। ठीक है, कास्टर किल्नर सेल बच्चों काफी इजी है। आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं उसको एक लाइन से एक वर्ड के हिसाब से एक साथ याद करते जाओ। कास्टर किल्नर सेल। अब देखो कास्टर किल्नर सेल आपका क्या होगा बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट है कास्टर किल्नर सेल। एनोड आपका कार्बन का होगा। एनोड आपका क्या होगा बच्चों? कार्बन का। एनोड हमेशा कार्बन का होगा और कैथोड हम मैक्सिमम चेंज करेंगे। हम हमेशा क्या चेंज करेंगे? कैथोड। कैथोड आपका किसका होगा? मरकरी का। कैथोड आपका किसका होगा बच्चों? मरकरी का। Hg का आपका कैथोड होगा। देखो इस चीज को आप लोग बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या मिलाया? इलेक्ट्रोलाइट मैंने मिला दिया कॉन्सेंट्रेटेड NaCl मिला दिया जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, और इसमें वाटर भी होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मैंने मिला दिया। अब देखो क्या होगा बच्चों, फिर रिएक्शन। अगर एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? एनोड पर आएगा आपका Cl- आपका 2Cl- क्या करेगा बच्चों? यहां से Cl2 निकाल के 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। बात क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर? आपको काफी इजी है। एनोड पर ऐसा होगा। ठीक है, अब कैथोड पर कैसा होगा? कैथोड पर कैसा होगा? Na+ आपका इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करके क्या बना लेगा? Na बना लेगा। देन ये Na आपका कैथोड पर क्या प्रेजेंट है? Hg। इसी Hg के साथ मिलके कि क्या बना लेगा? सोडियम अमलगम। इसको क्या बोलेंगे? अमलगम। इसको क्या बोलेंगे? अमलगम। सोडियम अमलगम बना लेगा। देन फर्दर अगर मैं इसको हीट करूंगा, सोडियम अमलगम को, ठीक है, सोडियम अमलगम को हीट करना है H2O के साथ। तो H2O के साथ जैसे ही मैं अगर इसको हीट करूंगा तो यहां पर क्या होगा? NaOH बन जाएगा प्लस हाफ H2 बन जाएगा और साथ में Hg बन जाएगा। ठीक है, अब देखो Na से मुझे NaOH लाना है तो H2 तो डालना पड़ेगा, ऐसे याद रखो। तो यहां पर ये होगा कास्टर किल्नर सेल, जो कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों, इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बार बार इन दोनों सेल को आप लोगों को पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, एक होता है लोअरिंग मेथड, एक होता है बच्चों लोअरिंग मेथड। ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड था और थर्ड मेथड आपका कौन सा है? लोअरिंग मेथड। तीनों मेथड में आप लोग देख सकते हो पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दोनों में एक ही है। क्या? वहां पर कैथोड मैंने स्टील का लिया था, यहां पर Hg का लिया, यहां अमलगम बना, वहां आपने सिंपल रिएक्शन शो किया। बस इस चीज का ध्यान रखो। अब इस मेथड में क्या होगा
कि Na2CO3 की रिएक्शन, मतलब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर मैंने Fe2O3 के साथ कराई, किसके साथ कराई? Fe2O3 के साथ। Fe2O3 का नाम क्या होगा बच्चों? अभी से ध्यान रखो, यहां पर 3 है। अब देखो 3 को मैं अगर ऐसे कर दूंगा तो मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। यहां पर अगर ऑक्सीजन पे 3 होगा तो क्या होगा बच्चों? वो 100% आपका मैग्नेटाइट। अभी से नाम ध्यान रखो, Fe2O3 को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। और यहां पर इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखो, मैग्नेटाइट, और दूसरे वाले को बोलेंगे अपने आप हेमेटाइट। पहले आप इसका नाम भी ध्यान रखो, Fe2O3 का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? आपका मैग्नेटाइट। तो यहां पर क्या बना लेगा? सॉल्ट बना लेगा, NaFeO2, NaFeO2, ठीक है। क्या बना लिया बच्चों? यहां पर NaFeO2 बना लिया, और साथ में आपका कौन सा गैस रिमूव किया इसने? CO2 गैस रिमूव किया। देन फर्दर मैंने अगर इसको हीट किया, हीट करने पर ना मुझे Na के साथ H2O चाहिए ना, Na के साथ OH चाहिए, तो यहां पर क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। H2O में जैसे ही मैंने इसको डिसोल्व किया तो क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा, और साथ में फिर से आपका Fe2O3 बाहर निकल जाएगा। फिर से आपका क्या बाहर निकल जाएगा? Fe2O3। देखो Fe2O3 जैसा आया वैसा गया, बस इसमें चेंजेस करता गया, इस चीज को आप लोग ध्यान रखो, जैसा आया वैसा गया, इसमें चेंजेस करता गया, ठीक है। अगला मेथड नंबर ये हो गया फोर्थ मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, मतलब इसको कॉस्टिक सोडा, मतलब कॉस्टिक में कन्वर्ट करने का मेथड है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पर Na2CO3 को अगर मैंने लाइम के साथ कन्वर्ट कर दिया तो अपने आप क्या बन जाएगा? NaOH। ये क्या हो गया? कॉस्टिक सोडा में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइजेशन मेथड, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड। देन आफ्टर यहां पर क्या बन जाएगा? CaCO3, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ बच्चों? आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। क्या हुआ बच्चों? यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब आप लोग समझ सकते हो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको इस तरीके से ना लिख के क्रिस्टलाइजिंग मेथड लिख दो, वो ज्यादा अच्छे से रहेगा, ठीक है। क्रिस्टलाइजिंग मेथड होगा बच्चों, जिसमें क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होकर आपका इंटर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखो। अब मैं आपको बता देता हूं प्रॉपर्टी। अब क्या होगा बच्चों? यहां पर एक और चीज है कि ये आपका प्रीपीटी बन के बाहर निकल जाएगा और ये आपका सोल्यूबल हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखो। क्या कर रहे हैं? कॉस्टिक सोडा में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइजिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड अब हम समझते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या होगा उसको अब हम अच्छे से देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट मेथड हमारा यहाँ पर 4 मेथड पढ़ा है। पहला नेल्सन, दूसरा कॉस्टर क्लीनर, तीसरा लॉरिंग, और चौथा आपका क्रिस्टलाइजिंग मेथड, ठीक है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं कि NaOH की आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा बच्चों ये, ठीक है। क्या होगा? सबसे पहले आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी रखेगा, मतलब वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी को रखता है बच्चों ये, ठीक है। अगला मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट से आपको उतना मतलब नहीं रखना, आपको इतना ध्यान रखना है फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट से अगर आप लोग मतलब रखना चाहते हो तो आप लोगों को बता देता हूँ 581 केल्विन होता है, ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखो कि ये आपका पानी में सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? NaOH एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। NaOH का काम क्या है बच्चों? NaOH का काम होता है CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, कहां से? फ्रॉम एटमॉस्फेयर से, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये फ्रॉम एटमॉस्फेयर से जब ये आपका CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा
तो आपका क्या बना लेगा बच्चों, Na2CO3 यहाँ पर मतलब NaOH से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेयर से। तो जब भी आप देखोगे तो NaOH में हमेशा Na2CO3 की इंप्योरिटीज मिलेगी, Na2CO3 की इंप्योरिटीज आपको मिलेगी। रीजन इज व्हाट, कि ये हमेशा CO2 को एब्जॉर्ब करता है। ये आपने पढ़ा होगा यूडोमेट्री टाइट्रेशन में, यूडोमेट्री टाइट्रेशन में आपको फिजिकल में पढ़ाया गया होगा बच्चों। ये आप लोगों का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बच्चों यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो आप लोग, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। देखो कहां से कौन सा भी टॉपिक पढ़ाया गया वो भी मैं आप लोगों को बता सकता हूं। आप लोग अगर एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी, इन द सेंस आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, यहां पर नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट इसके काफी यूजेस भी है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं आप, यहां पर रिएक्शन विद अमोनिया, सबसे पहला क्या है, रिएक्शन विद अमोनिया सॉल्ट। आप लोग जानते हो रिएक्शन विद अमोनिया सॉल्ट, रिएक्शन विद अमोनिया सॉल्ट, यही रिएक्शन आपके पी ब्लॉक में काम आएगी बच्चों, जो अभी मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया सॉल्ट, रिएक्शन विद अमोनिया सॉल्ट, रिएक्शन विद अमोनिया सॉल्ट। अमोनिया सॉल्ट के साथ ये आपका रिएक्शन करेगा, किस तरीके से करेगा, सिंपली मैं आपको बता दूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। किस तरीके से करेगा मैं आपको सिंपली देखो, मेथड मैंने बता दिया आप लोगों को, बस आप किससे मतलब रखना है कि रिएक्शन कैसे होगा। जैसे मैंने लिख दिया NaOH की रिएक्शन NH4Cl के साथ कराना है, तो क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कराओ, NaCl और NH4OH, और NH4OH फर्दर ब्रेक होके NH3 और क्या बना लेगा बच्चों, आपका H2O बना लेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH की रिएक्शन मैं किसके साथ करा दूं, NH4 होल ट्वाइस SO4 के साथ करा दूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, Na2SO4 और साथ में क्या बन जाएगा, NH4OH बन जाएगा। ये आपका 2 मोल बनेगा, तो यहाँ पर 2 मोल आपका NH3 और H2O बनेगा। ये सारी रिएक्शनें आपने फिजिकल में सॉल्व की होगी, इसीलिए आप लोगों को काफी इजी जा रहा होगा। बस इस रिएक्शन को आपने फिजिकल में एक्सप्लेन भी किया होगा ब्रॉडली, तो इसी वजह से आपको यहाँ पर सिंपल होगा, ठीक है। अब देखो सिमिलरली अदर मेटल, सिमिलरली यहाँ पर पहला रिएक्शन है, देखो सिमिलरली रिएक्ट विद अदर मेटल, ये आपका सिमिलरली रिएक्शन विद अदर मेटल, अदर मेटल दूसरे मेटल के साथ भी आपका ऐसी रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, ऐसी ही रिएक्शन शो करेगा। जैसे मैंने ले लिया NaOH का रिएक्शन, NaOH का रिएक्शन MgCl2 के साथ ले लिया, तो क्या बन जाएगा, MgOH बन जाएगा। अदर मेटल सॉल्ट लिख लो, सॉल्ट है ना, तो यहां पर सॉल्ट लिख लो, यहां पर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। लेकिन अभी मैं जो आपको रिएक्शन दिखा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। NaOH की रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ करा दिया, HgCl2 के साथ करा दिया, किसके साथ करा दिया, HgCl2 के साथ करा दिया, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर क्या बनेगा उसको आपको समझना है। यहां पर आपका बनेगा, यहां पर आपका सिंपली बनेगा HgOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, HgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब ध्यान से समझना, और यहां पर NaCl बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, अपनी जिंदगी में आज से ध्यान रखो कि ध्यान रखो आज से, हापा के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आपके क्या होते हैं बच्चों, इसके अनस्टेबल होते हैं। आज से ध्यान रखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हापा का H का मतलब क्या हो जाएगा, Hg, H का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आपका Hg, A का मतलब क्या हो जाएगा Au, P का मतलब क्या हो जाएगा प्लेटिनम, और A का मतलब Ag। इनके जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, ये आगे फर्दर ब्रेकडाउन हो सकते हैं, टेम्परेचर देने पर ये क्या होते हैं बच्चों, ब्रेकडाउन होते हैं। ब्रेकडाउन होने के बाद सिंपली आपको क्या ऑब्टेन होता है, मेटल ऑब्टेन होता है। इस रिएक्शन को आप लोग अच्छे से ध्यान रखो, काफी इजी है, तो देख लेते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। ये आपका अनस्टेबल होगा, इसको मैंने फर्दर ब्रेक किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HgO में कन्वर्ट
हो जाएगा। और साथ में आपका क्या रिलीज करेगा बच्चों, यहाँ पर वाटर अमाउंट में रिलीज करेगा, ठीक है। कुछ अमाउंट में क्या रिलीज करेगा, वाटर, ये येलो कलर का होता है, ठीक है। देन आफ्टर जब मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा फर्दर और, तो ये सिंपल आपका मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां से ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखो कि Hg का रिएक्शन किस तरीके से चल रहा है। हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल है तो हाइड्रोक्साइड पहले ऑक्साइड में कहां कन्वर्ट हुआ, ऑक्साइड फिर अनस्टेबल है तो वो सीधा किस में कन्वर्ट हो गया, मेटल पे। तो ठीक है बच्चों, तो इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पायरोमेटलर्जी। क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी। इसके बारे में मैं आपको क्लास 12th में पढ़ाऊंगा अच्छे से, अभी से ध्यान रखो। पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पायरोमेटलर्जी। तो इस कंसेप्ट को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जानना है, सिंपल है, ठीक है। अब देखो यहां पर येलो कलर होता है, इसीलिए इसका भी कलर क्या आता है, वो येलोइश टाइप का आपका कलर आ जाएगा, ऊपर वाले कंपाउंड का भी येलो टाइप का कलर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, इसी तरीके से एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो अब मैं किसके साथ कराऊं, मैं अब Ag के साथ कराता हूं, ठीक है। चलो जैसे मैंने NaOH ले लिया और AgNO3 ले लिया। AgNO3 का नाम क्या होता है, लूनार कास्टिक। लूनार कास्टिक होता है बच्चों, इसका नाम अभी से ध्यान रखो, आप लोग नाम ध्यान रखोगे आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, AgOH का होल ट्वाइस और साथ में NaNO3, ठीक है। इसको फर्दर मैंने गर्म किया तो क्या बनेगा, Ag2O और साथ में आपका H2O रिलीज होगा। देन आफ्टर यहां पर क्या बन जाएगा, फिर मैंने गर्म किया तो Ag बन जाएगा और O2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए, वही तरीका मैंने अप्लाई किया जो उसमें कर रहा था, वही तरीका मैंने अप्लाई किया जो उसमें मैंने यूज कर रहा था। तो इसीलिए आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इसके ऑक्साइड कौन से कलर का होता है बच्चों, ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का। इसलिए आपको ये आपको कौन से कलर में मिलता है, ब्राउन कलर में, इसीलिए ये आपका येलो कलर का होता है तो ये भी आपका येलो कलर में मिलेगा, ठीक है। इसी की तरीके से सिमिलर रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है बच्चों, सेकंड इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, NaOH नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। देखो NaOH रिएक्ट विद कौन सा, फिफ्थ ए, 6th ए, 7th ए नॉन मेटल, ठीक है। 7th ए नॉन मेटल एक्सेप्ट सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट मतलब, सेकंड पीरियड एलिमेंट मतलब कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सारे जो नॉन मेटल है उस पीरियड में आपके उनके साथ रिएक्शन करके क्या देगा बच्चों, आपका यहां पर आपका क्या करेगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। कौन सा शो करेगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आपको रेडॉक्स में पढ़ाया होगा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो NaOH की रिएक्शन, NaOH की रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 1, NaOH की रिएक्शन अगर मैंने Cl2 के साथ कराया या फिर Br2 के साथ कराया या फिर I2 के साथ कराया, ठीक है। तो यहां पर NaCl बन जाएगा और यहां पर NaOCl बन जाएगा और साथ में वाटर निकल जाएगा। देखो ध्यान से समझना, ये वाला याद भी मत रखो तो चलेगा। यहां पर Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर -1, यहां पर +1। देखो उसी का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl का ही आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cl का ही आपका रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों आपस में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। Br2 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है। कब, जब यह डाइल्यूट एंड कोल्ड कंडीशन में होगा, क्या, NaOH जब आपका डाइल्यूट और कोल्ड कंडीशन में होगा तब ऐसा कंडीशन है, ठीक है। जब ये आपका NaOH हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में होगा, किसमें होगा, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में। सेकंड में आपको बता देता हूं, यहां पर NaOH अगर आपका हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में होगा, Cl2 हो चाहे Br2 हो चाहे I2 हो, तो क्या बनेगा बच्चों, NaCl बना लेगा और साथ में NaOCl3। अब आप यहां पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, यहां पर Cl का आएगा +5, यहां पर Cl का आएगा -1
और यहाँ Cl 0 है। देखो इसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसी का रिडक्शन भी हो रहा है, तो हो गया ना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेशन में +5 और डाइल्यूट और कोल्ड में +1। इसी में Cl2 में ही ध्यान रखो, इसका केवल और केवल आप लोग कहां ध्यान रखोगे, Cl2 में, ठीक है, बस Cl2 में इसका ध्यान रखो। अब देखो NaOH की रिएक्शन थर्ड अगर मैं बोलना चाहूं कि NaOH की रिएक्शन अगर मैंने सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम, ये सारे नॉन मेटल होते हैं, इनके साथ कराया तो यहां पर Na2S2O3 बनाएगा, थायोसल्फेट। पहले आपको क्या बनाएगा, थायोसल्फेट, और साथ में आपका इसको बोलते हैं थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। अभी से नाम ध्यान रखो, सोडियम थायोसल्फेट। मैं मानता हूं कि आप लोगों को याद करने में दिक्कत होगी, सोडियम थायोसल्फेट, और एक बनाएगा Na2S5, ठीक है, हाँ Na2S5, जो कि आपका क्या होता है बच्चों, ये आपका मिक्सचर होता है, ये आपका क्या होता है बच्चों, मिक्सचर होता है। किसका होता है, Na2S और एसिड का मिक्सचर होता है, Na2 और एसिड का मिक्सचर होता है। तो Na2S और एसिड का मिक्सचर होता है बच्चों, ये इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। अब यहां पर Na2S में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहां पर आपका 0। अब वहां पर थायोसल्फेट में आप लोगों को निकालना बताया होगा स्ट्रक्चर के थ्रू, थायोसल्फेट का आप लोगों को स्ट्रक्चर के थ्रू निकालना बताया होगा, तो आप लोग उसका खुद निकालोगे। आप लोगों को बताना है क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, या आपका येलो कलर का होता है, इस चीज को ध्यान रखो, ये आपका येलो कलर का होता है, और एक्चुअली ये आपका येलो कलर का होगा, और इसकी वजह से ये भी आपका कौन से कलर का होगा, येलो कलर का होगा। तो इस चीजों को आप लोगों को एक दो बार रीड करना है, एक दो बार रीड करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में बताता हूं बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन में आपको बताता हूं अच्छे से। रिएक्शंस आप लोग जितना पढ़ोगे उतना याद रहेगा, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन आपको कम याद रहेगा। आप लोगों को रिएक्शन याद नहीं हो रही, बेटा आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और भी है जिनको रिएक्शन याद नहीं होती है, ठीक है, जिनको रिएक्शन याद नहीं होती है, ठीक है। अब देखो NaOH की रिएक्शन अगर मैंने फास्फोरस के साथ करा दिया, आर्सेनिक के साथ करा दिया, Sb के साथ करा दिया, Sb के साथ छोड़ दो, इन दोनों के साथ ही, तो यहां पर आपका PH3 बना देता है और आपका NaH2PO2 ये बना देता है। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, यहां पर -3 है, यहां पर आप लोग निकालोगे, ये आपका होमवर्क है, ये आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा, ठीक है। तो यहां पर भी आपका क्या शो करेगा बच्चों, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करेगा। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग उसका निकालना है, क्योंकि आप लोगों ने रेडॉक्स पढ़ लिया है, इसीलिए मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ूंगा ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी टू ऑब्टेन अ प्योर NaOH। अगर मुझे यहाँ पर प्योर NaOH को ऑब्टेन करना है, ध्यान से समझो, अगर मुझे यहाँ पर किसको ऑब्टेन करना है बच्चों, प्योर NaOH को, तो टू ऑब्टेन प्योर NaOH, अगर मुझे प्योर NaOH को ऑब्टेन करना है बच्चों, तो प्योर NaOH ऑब्टेन कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझो, प्योर NaOH हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसका तरीका क्या होता है बच्चों। तो इम्प्योर NaOH को अगर मैंने वाटर में डाला, ठीक है, इम्प्योर NaOH को अगर मैंने वाटर में डाला, या फिर मैंने किस में डाला, एल्कोहल में डालो बच्चों, किस में डालो, एल्कोहल में डाल दिया। इम्प्योर NaOH को मैंने जब क्या कर दिया बच्चों, एल्कोहल में डाल दिया, इम्प्योर NaOH को मैंने एल्कोहल में डाला, तो एल्कोहल में क्या होगा कि सारी की सारी जो इसके अंदर इम्प्योरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इनसोल्यूबल, इम्प्योरिटी आपकी इनसोल्यूबल हो जाएगी, इनसोल्यूबल होगी, तो बचेगा क्या, एल्कोहल प्लस NaOH, ठीक है। अब मैं यहां पर हीट करूंगा तो वेपोराइजेशन टेक्निक से मुझे यहां पर NaOH ही सॉलिड में बचेगा, एल्कोहल आपका बाहर निकल जाएगा। तो NaOH को, प्योर NaOH को ऑब्टेन करने का ये एक अलग मेथड है जो आपको पूछा जा सकता है। मुझे अगर प्योर NaOH चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एल्कोहल में NaOH सॉल्युबल होगा और बाकी सारी इंप्योरिटी मतलब Na2, इसके साथ कौन होता है, Na2CO3 होता है ना एज ए इंप्योरिटी, वो इनसॉल्युबल होता है।
तो इंसॉल्युबल होने की वजह से वो आपका हट जाएगा और बाकी आपका अल्कोहल प्लस NaOH होगा तो वो आपका सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर दो रिएक्शन तो बता दी, तीसरी रिएक्शन, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी, यह आपका क्या होता है बच्चों, NaOH आपका एक क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaOH आपका क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये आपके सभी के सभी किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कैसे भी अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन लिखाऊं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने HCl लिया तो NaCl बना देगा और वाटर निकाल देगा। यहाँ पर मैंने H2SO4 लिया तो क्या बना देगा, Na2SO4 बना देगा और साथ में वाटर निकाल देगा। अगर मैंने यहाँ पर H2SO4 भी लिया है और मैंने अगर यहाँ पर H3PO4 लिया या HF लिया, HF भी ले लिया तो यहाँ पर क्या बना देगा, NaF बना देगा और यहाँ पर वाटर निकाल देगा। तो ये तो आपका एसिड बेस रिएक्शन था जो कि आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसी में एसिडिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करता है बच्चों। ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिडिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, ये आपका सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसी में थर्ड रिएक्शन में देख लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड। थर्ड का ही पार्ट है बच्चों, ये थर्ड का ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, रिएक्शन विद एसिडिक ऑक्साइड व्हाट, जैसे CO2। ठीक है, NaOH की रिएक्शन अगर मैंने CO2 के साथ कराया तो आपका क्या बन जाएगा, Na2CO3 और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर। ठीक है, देन फर्दर अगर मैंने इसकी रिएक्शन मैंने इसके अंदर CO2 को डाला, फर्दर मैंने अगर इसके अंदर क्या डाला बच्चों, CO2 को डाला तो ये अपने आप में क्या कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, बाइकार्बोनेट में। ये एक बहुत ही खतरनाक टेस्ट होता है। देखो ये आपका एक्चुअली मिलेगा, लैब में मिलने वाला टेस्ट है बच्चों ये। अब NaOH की रिएक्शन अगर मैंने SO2 के साथ कराया तो Na2 की क्या होगा, Na2SO3 हो जाएगा और साथ में आपका क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। देन फर्दर अगर मैंने फिर से CO2 को इसके अंदर मूवमेंट कराया तो ये आपका NaHSO3 बना देगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट बाइसल्फाइड, ये आपका बनाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, विद एम्फोटेरिक मेटल, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, रिएक्शन विद एम्फोटेरिक मेटल। इसका मैंने तरीका आपको बताया हुआ है हाइड्रोजन चैप्टर में। एम्फोटेरिक मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करेगा आप लोगों को पता है, NaOH। ठीक है, जब आपका Be के साथ रिएक्शन करेगा तो बेरिलाइट बनाएगा। ठीक है, बोरोन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटाबोरेट बनाएगा। मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया था उस टाइम रिएक्शन को लिखने का। अगर आपने उस टाइम हाइड्रोजन के टाइम में रिएक्शन को ध्यान दिया होगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। Zn हो गया, जिंकेट बनाएगा। एल्यूमिनियम हो गया, मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा। ठीक है, मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा। गैलियम के साथ भी उसी तरीके से और Sn के साथ भी, गैलियम के साथ भी उसी तरीके से रिएक्शन करेगा और Pb के साथ प्लम्बेट बनाएगा। आप लोग जानते हो मैं कुछ का लिख रहा हूं। मैंने रिएक्शन बनाने का तरीका मैंने कौन से चैप्टर में बताया बच्चों आपको, हाइड्रोजन चैप्टर में। कौन से चैप्टर में बताया बच्चों मैंने, हाइड्रोजन चैप्टर में। तो हाइड्रोजन चैप्टर की नोटबुक को फिर से रिपीट करो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर बोरोन के साथ होगा तो BO2 बना लेगा मेटाबोरेट, एल्यूमिनियम के साथ होगा तो एल्यूमिनियम AlO2 बना लेगा। ठीक है, Pb के साथ क्या बना लेगा, Na2PbO2 बना लेगा, सोडियम प्लम्बेट। जिंक के साथ होगा तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बना लेगा। ये सब बनाना मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। NaOH के साथ रिएक्शन में मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। कहाँ बताया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने हाइड्रोजन में आपको बताया था, किस तरीके से आप इसमें रिएक्शन को प्रोसीड कराते हो। वो तरीका अगर आप लोगों ने अच्छे से जान लिया तो आप लोगों का रिएक्शन काफी इजीली चला जाएगा। ठीक है, काफी इजीली। ये सारी बातें आप लोग अच्छे से जानते भी हो और अच्छे से कर भी लोगे। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छे से आती भी होगी। ठीक है, तो ये काफी सिंपल था
और काफ़ी इजी टेक्निक्स है जो मैंने आपको बताई है। आप लोग अगर एक दो बार अगर इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन की। तो देखो यहाँ पर मैंने अगर बात किया, अब देखो यहाँ पर NaOH की रिएक्शन, फोर्थ NaOH की रिएक्शन मैंने किसके साथ करा रहा हूँ, NaOH की रिएक्शन मैंने थर्ड ए नॉन मेटल और फोर्थ ए नॉन मेटल, ठीक है। थर्ड ए नॉन मेटल और फोर्थ ए नॉन मेटल, थर्ड ए नॉन मेटल और फोर्थ ए नॉन मेटल के साथ कराना है, थर्ड ए नॉन मेटल और फोर्थ ए नॉन मेटल। देखो अब NaOH की रिएक्शन अगर मैंने कार्बन के साथ कराई, किसके साथ कराई, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ अगर रिएक्शन कराई, कार्बन क्या है भाई बेटा आप लोगों का फोर्थ ए का नॉन मेटल है। कार्बन के साथ जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट। अभी से ध्यान रखो रिएक्शन है, सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन आपका सिलिकॉन के साथ कराया तो सोडियम सिलिकेट बना लेगा, ठीक है। NaOH की रिएक्शन अगर मैंने सिलिका के साथ कराया तो क्या बना लेगा, सोडियम सिलिकेट बना लेगा, ठीक है, ये बना लेगा। नेक्स्ट ये भी आपका फोर्थ का, ये भी आपका फोर्थ का है। थर्ड ए का क्या है बच्चों, आपका बोरोन है। थर्ड ए का आपका कौन सा है, बोरोन है। दीदी देखो यहाँ पर बताया था NaBO2 बना लेगा। NaOH की रिएक्शन अगर B के साथ कराया तो M4 टेरिक है तो NaBO2 बना लेगा। ये बातें आप लोग अच्छे से जानते हो, ठीक है, ये बातें आप लोग अच्छे से जानते हो। कुछ रिएक्शन आप लोगों को याद भी हो गई होगी और कुछ रिएक्शन आपका रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब NaOH का यूज के बारे में देख लेते हैं, NaOH के यूज के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। लेकिन देखो हाँ, एक अच्छी रिएक्शन है बेटा जो आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में इधर से उधर जाने में काम करेगी, ठीक हो। देखो चेन रिएक्शन आती है ना बच्चों, उसके साथ में बता ही देता हूँ, काफी अच्छी रिएक्शन है। CO की रिएक्शन जब मैं NaOH के साथ कराता हूँ तो ये आपका क्या होता है, HCO माइनस और NaOH। दिस इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और दिस इज व्हाट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड में इधर उधर इंटरचेंज करने के लिए ये क्या है बच्चों, गेटवे, ये आपका एक रास्ता है बच्चों जो आपके चेन रिएक्शन में काफी हेल्पफुल रहने वाली है, चेन रिएक्शन में काफी हेल्पफुल रहने वाली है। अब देखो यूज ऑफ NaOH, यूज ऑफ NaOH, NaOH का यूज कहाँ करते हैं बच्चों, सिल्क इंडस्ट्री में, सिल्क इंडस्ट्री में इसका यूज होगा। सबसे पहला कहाँ होगा बच्चों इसका यूज, सिल्क इंडस्ट्री में या फिर पेंट इंडस्ट्री में, ठीक है। पेंट इंडस्ट्री में बोल सकते हैं, हाँ पेंट इंडस्ट्री में भी बोल दो, पेंट इंडस्ट्री में। सेकंड में NaOH का जनरली यूज तो लैब में करता हूँ, लैब में एज अ रिएजेंट, लैब में एज अ रिएजेंट में इसका यूज करूंगा। थर्ड NaOH का यूज, NaOH का यूज क्या होगा बच्चों, फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लास, वो 11th वालों को अभी समझ में नहीं आएगा, ये मैं बाद में बताता हूँ। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इससे आप टकराओगे क्लास 12th में, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। यहीं पर अगर आप यूज याद रखोगे तो वहां आप लोगों को ध्यान आता जाएगा, अरे सर ने यूज लिखाया था, ऐसे सिंपली आपका हो सकता है। अब देखो प्योर फैट और ऑयल बनाने में, प्योर फैट और ऑयल बनाने में आप लोग जानते हो ना कि फैट बनाने में, सोप बनाने में NaOH का करते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब याद आ गया, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, वही तो बोल रहा हूं मैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, वही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा आप लोगों को। सपोनिफिकेशन रिएक्शन में हम कास्टिक सोडा का तो करते थे यूज, तो ये कुछ यूज है और कुछ रिएक्शन है, ज्यादा नहीं है बच्चों, सिंपल है रिएक्शन। अगर आप लोग एक दो बार पढ़ोगे तो आप लोगों को आई होप कि 100% समझ में आ जाएगा। एक दो बार आप लोग पढ़ो, आप लोगों को रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आप लोगों का रिएक्शन कंप्लीट होगा तो आगे हम नेक्स्ट सोडियम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो भी आपका काफी इजी आएंगे। बस इसमें NaOH का सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन NaOH का होता है, क्योंकि NaOH आपके हर चैप्टर में आपको मिलने वाला है और जहां जिस चैप्टर में मिलने वाला है वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो आप लोगों को वैरायटी ऑफ रिएक्शन, अभी आपको लग रहा है कि नंबर ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन
लेकिन जब आप अगले चैप्टर में जाओगे फिर आपको NaOH मिलेगा, हाँ सर ने वहां पढ़ाया था, याद हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने वैरायटी ऑफ रिएक्शन यहां पहले ही लिखा दिए, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।